Hello everyone. Good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear learners, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे EMRC से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है, जिसमें ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है और ऐसे ही हम लोग कई सारे मॉडल पेपर्स करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज़ यूनिसेलुलर सिनोसिटिक। इनमें से ऐसी कौन सी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है और सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी सेल्स जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। जिस सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उस सेल को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं या फिर उसे हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है ईस्ट, जिसके अंतर्गत हमारा आ जाता है जैसे सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी, है ना, स्लाइम मोल्ड, पक्शीनिया, डेस्मिड्स। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अपने आप से आंसर करने की ज़रूर कोशिश करना, जिससे कि आप लास्ट में ये एनालाइज कर पाना कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और कितना ज़्यादा आप अभी अपने आप को डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। चलिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। जो ईस्ट है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो ये हमें सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। ईस्ट में जैसे कि फंजाई में माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, माइसीलियम है ना, जो कि हाइफी का नेटवर्क है। जो ईस्ट है इसमें जो माइसीलियम है वो एब्सेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे पूछा जाता है विदाउट माइसीलियम फंजाई कौन सा है, तो वो है आपका ईस्ट, जिसमें आपका एग्जाम्पल्स है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्टैटिन अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो स्टैटिन है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो स्टैटिन प्रोड्यूस बाय अ फंजाई बिलोंग टू क्लास। स्टैटिन को एक फंजाई से ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है मोनस्कस परप्यूरिया। मोनस्कस परप्यूरिया से हम स्टैटिन को ऑब्टेन करते हैं और स्टैटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो जो मोनस्कस परप्यूरिया फंजाई है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, वैसिडियोमाइसिटीज। चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एस्कोमाइसिटीज। जो मोनस्कस परप्यूरिया है ये आपके एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसे हम सैक फंजाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टाई फंजाई कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं एंड वैसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। मैच करना है आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज़ है ये किस फंजाई से होती है? स्मट ऑफ मेज, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, वाइट रस्ट ऑफ व्हीट। ये सभी आपकी क्या है? डिजीज़ हैं और ये आपके
फंजाई हैं, तो आपको बताना है किससे कौन सी डिजीज़ होती है। लूज स्मट ऑफ व्हीट की बात करें तो ये आपका अस्टिलागो न्यूडा ट्राइटिकम से होता है, ठीक है, अस्टिलागो न्यूडा ट्राइटिकाई से। फर्स्ट हमारा हो गया सेकेंड के साथ, ठीक है। स्मट ऑफ मेज ये आपका अस्टिलागो मायडिस से। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले ये आपका अस्टिलागो हॉर्डाई से। एंड वाइट रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, पक्सीनिया से। तो ये क्या है आपका वाइट रस्ट ऑफ व्हीट है, और ये सभी आपकी स्मट डिजीज़ हैं। तो स्मट डिजीज़ को कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अस्टिलागो, ठीक है। एंड वाइट रस्ट डिजीज़ के लिए कौन है, पक्सीनिया। तो जो इसकी स्पीसीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो किस क्रॉप में या किस प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज कर रही हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, A2, V थर्ड, C फोर्थ एंड D1। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड वन। इनमें से आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फियोफाइसी के पास रिजर्व फूड मैनिटॉल होता है। रोडोफाइसी का मेंबर डिक्टियोटा है। क्लोरोफाइसी नॉन मोटाइल गैमिट्स हैं क्लोरोफाइसी के पास, या फिर रोडोफाइसी के पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई पिगमेंट है। तो आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइको जो आपका फियोफाइसी है, ठीक है, ये आपका फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में रिजर्व फूड मैनिटॉल होता है। रोडोफाइसी का मेंबर डिक्टियोटा नहीं है। क्लोरोफाइसी में नॉन मोटाइल गैमिट्स नहीं, इसमें आपको मोटाइल गैमिट्स देखने को मिलेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी होता है, ठीक है। मेन जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी होते हैं, किसमें, रोडोफाइसी में। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई ये आपका जेंथोफाइसी में होता है, ठीक है, जेंथोफाइसी में। चलिए अगला क्वेश्चन, नॉस्टॉक फिक्सेस डी नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फॉलोइंग। जो नॉस्टॉक है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो आप बताएंगे इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ है, एलनस के साथ, साइकस के साथ, एंथोसिरॉस या फिर कैजुराइना। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंथोसिरॉस, ठीक है, एंथोसिरॉस। जो नॉस्टॉक है ये एंथोसिरॉस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और एंथोसिरॉस के साथ एसोसिएशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन। आइसोगेमस कंडीशन देखने को मिलेगी, और कैसा है, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स किसमें प्रेजेंट हैं, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास या फिर नन ऑफ देम। जो क्लेमाइडोमोनास है ये यूनिसेलुलर क्लोरोफाइसी का मेंबर्स है, जिसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर यूलोथ्रिक्स भी आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर है, स्पाइरोगायरा भी आपका क्लोरोफाइसी का मेंबर है, लेकिन आइसोगेमस टाइप की कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, तो वो हमें स्पाइरोगायरा में देखने को मिलती है, ठीक है, स्पाइरोगायरा में, जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड स्पाइरोगायरा को हम क्या कहते हैं,
स्पायरोगायरा इज आल्सो नोन एज पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क, इसे हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। एंड यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड ऊल भी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू सेल कॉन्टैक्ट इज टर्म्ड एज। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट, एक बैक्टीरियल सेल क्या है, डोनर है, दूसरी बैक्टीरियल सेल रेसिपिएंट है। तो ये क्या कर रही है, जो डोनर है ये इसको जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रही है रेसिपिएंट बैक्टीरिया को, ठीक है, रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। तो इस मेथड्स को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और कॉन्जुगेशन में कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। जो प्ली है बैक्टीरिया की सरफेस एपेंडेजेस, फ्लैजिला, फिम्ब्री एंड प्ली। जो फ्लैजिला है वो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, जो फिम्ब्री हैं वो होस्ट सेल से एडहेयर करने में, ठीक है, एंड जो प्ली है ये कंजुगेशन के दौरान कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो आप याद रखना, इसके लिए प्ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन बैक्टीरियल सेल इज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। सबसे फर्स्ट टाइम किसने बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को एब्जॉर्व किया या उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया? आपके पास ऑप्शन है, ओकोवा एंड कॉर्नबर्ग ने, हरगोविंद खुराना ने, या फिर H.J. मुलर, या लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। इन्होंने ही कॉन्जुगेशन मेथड्स को दिया था, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो है, कॉन्जुगेशन जो मेथड्स है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था लीडरबर्ग एंड टॉटम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर्ड टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स। ध्यान से पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस है, ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। फैमिली, स्पीसीज, डिवीज़न एंड क्लास। तो सबसे लेस जनरल कैरेक्टर किसके पास होंगे, कंपेयर टू जीनस, ठीक है, जीनस की कंपेयर में जो आपका जीनस है, ठीक है, जीनस कैटेगरी की कंपेयर में किस कैटेगरी के पास सबसे कम जनरल कैरेक्टर्स होंगे, फैमिली के पास, स्पीसीज, डिवीज़न या फिर क्लास। तो जीनस के कंपेयर में स्पीसीज के पास सबसे लेस जनरल कैरेक्टर्स होंगे उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल्स एक्टिविटी टेक्स प्लेस थ्रू। सेल की जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है, जो सेल की एक्टिविटी की रेगुलेशन कौन करता है, फ्लो सब्सटेंसेस, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ हार्मोन्स, फ्लो ऑफ स्मोक। चलिए आंसर करिए, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी लोग आंसर खुद से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लो ऑफ एनर्जी। किसी भी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना या उसे रेगुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट नीड क्या होती है, एटीपी। तो एटीपी क्या है, एक मॉलिक्यूलर, एटीपी क्या है, ये एक बायोलॉजिकल एनर्जी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसका आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। स्पीसीज फिर ऑर्डर आएगा, फिर जीनस, फिर किंगडम, या फिर जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर या किंगडम, या फिर नन ऑफ दिस। चलिए आंसर करिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
स्पीसीज के ऊपर क्या होता है, जीनस, जीनस से ऊपर क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर फाइलम। जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अप से डाउन आते हैं, वैसे वैसे उनके जो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ है वो डिक्रीज़ होती है। और जैसे जैसे स्पीसीज से हम फाइलम की तरफ जाएंगे, यानी अप से बॉटम से अप की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे उनके कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज़ इंक्रीज़ होती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दीज कैटेगरीज हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनमें किसका रियल एग्जिस्टेंस है, स्पीसीज, जीनस, किंगडम या फिर फाइलम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जो स्पीसीज है, स्पीसीज ही एक क्या है, रियल एग्जिस्टेंस है। जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट करती है इन्वायरमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से स्टडी की हुई किया होगा। यहाँ पर हम लोग फास्ट तरीके से PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आने के लिए, उनकी बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICBN स्टैंड्स फॉर। ICBN का आपको फुल फॉर्म बताना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो यही आपका होता है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर आपको ICZN पूछ ले तो इसका होता है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो कि इसे हम जूलॉजी के लिए यूज़ करते हैं और इसको बॉटनी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लैक ओपेरॉन है वो किसका एग्जाम्पल्स है, ओनली पॉजिटिव रेगुलेशन, ओनली निगेटिव रेगुलेशन, या फिर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेशन, सम टाइम पॉजिटिव एंड सम टाइम निगेटिव रेगुलेशन। बताइए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेगुलेशन के लिए लैक ओपेरॉन है, ठीक है। लैक ओपेरॉन में हमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों तरीके का लैक ओपेरॉन मॉडल देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इन द लैक ओपेरॉन इज। लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस क्या होता है, लैक AZY या फिर लैक Z लैक Y लैक A, लैक Z लैक A या फिर लैक Y, लैक A लैक Y या फिर लैक Z। चलिए आंसर करिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैक Z फिर लैक Y और फिर लैक A, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है स्ट्रक्चरल जीन का लैक ओपेरॉन मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक ओपेरॉन द जीन प्रोडक्ट ऑफ लैक A जीन इज। जो लैक ओपेरॉन में लैक A जीन है इसका प्रोडक्ट क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसाइक्लेज या बीटा ग्लाइकोसाइडेज या फिर बीटा ग्लाइकोसाइड आइसोमरेज। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस हैव इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट्स इन। मियोसिस इवोल्यूशनरी के टर्म से देखा जाए, इवोल्यूशन के, तो क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों है, ड्यू टू इट रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या है, जेनेटिकली सिमिलर डॉटर्स
जेनेटिकली सिमिलर डॉटर्स प्रोड्यूस करती है, या फिर 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है, एग्स एंड स्पर्म सेल प्रोड्यूस करती है, या फिर रिकॉम्बिनेशन। चलिए आंसर करिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डॉटर सेल्स। अगर एक सेल है, ठीक है, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी और 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, और ये 4 न्यू सेल्स फर्दर चलकर 4 न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगी। इस तरीके से क्या हुआ, जो मियोसिस है ये इवोल्यूशन की दृष्टि से क्या है, सिग्निफिकेंस है ना। एक सेल थी, उसने 4 सेल्स नई बना ली, तो ये है यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है ना। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द क्रोमोसोम्स एट द रीजन कॉल्ड। सेल डिवीज़न के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं, तो ये आपका क्रोमोसोम होता है ना, जहाँ पे ये आपका सेंट्रोमियर है, ये आपका क्या है, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर की दोनों तरफ ये क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, और इन्हीं काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच होते हैं, ठीक है, और इस तरफ ये सेंट्रियोल से अटैच होते हैं, ठीक है, सेंट्रोल से अराइज होते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, काइनेटोकोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन। सिनेप्सिस किसके बीच होती है, सेल डिवीज़न के दौरान, मियोसिस सेल डिवीज़न के दौरान, प्रोफेज फर्स्ट में, जाइगोटीन सब फेज में सिनेप्सिस होती है, ठीक है। तो सिनेप्सिस जो है वो किसके बीच होती है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स के बीच, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर, या फिर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो सिनेप्सिस है, द सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहीं पर क्या होता है, कियास्मेटा का फॉर्मेशन होता है। ये आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो इनके बीच ही क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कियास्मेटा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसी को हम सिनेप्सिस कहते हैं, इस प्रोसेस को, तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कॉल्चिसेन देन इट बिकम्स। अगर आपके पास एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है, और अगर इस सेल को हम कॉल्चिसीन से ट्रीट कर दें, ठीक है, तो उस सेल की पोलाइडी क्या हो जाएगी, ठीक है, उस सेल की पोलाइडी क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, डिप्लॉयड, या फिर मोनोप्लॉयड। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो पोलाइडी कैसी हो जाएगी, टेट्राप्लॉयड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इसकी पोलाइडी डबल हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4n। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। डीएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ या सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड करती है तो हमें 2 फेजेस देखने को मिलती हैं, एक इंटरफेज, ठीक है, एक आपकी इंटरफेज और एक आपकी मेटाफेज, ठीक है। जो सब इंटरफेज है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, और जो मेटाफेज है ये शॉर्टेस्ट फेज होती है। तो इंटरफेज में हमें जो है 4 फेजेस देखने को मिलती हैं,
G1S G2 फेज। ठीक है, इंटरफेज में हमें 3 सब फेजेस देखने को मिलती हैं, G1S एंड G2, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज में। ठीक है, इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन इज अ कॉमन प्रोसेस इन फ्लूइड्स बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन सॉलिड्स इज मोर लाइकली। जो डिफ्यूज़न है एक कॉमन प्रोसेस है किसमें? फ्लूइड्स में। बट अगर सॉलिड्स में डिफ्यूज़न की बात करें तो ये रेदर देन मोर लाइकली होती है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका मिस हुआ है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूज़न इज मेनली डिफ्यूज़न कैसी प्रोसेस है? मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस? चलिए आंसर करिए। डिफ्यूज़न इज़ अ मेनली अ फिजिकल प्रोसेस। डिफ्यूज़न एक फिजिकल प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरिन्स आर नॉट प्रेजेंट इन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सपोज करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनमें हमें पोरिन प्रोटीन्स के चैनल्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वाटर्स एंड मिनरल्स या फिर प्रोटीन्स इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो आप बताएंगे कि पोरिन्स जो चैनल हैं या जो पोरिन्स पोर होते हैं वो कहाँ पर यहाँ एब्सेंट हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किसमें एब्सेंट हैं। प्लास्टिड, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पोरिन्स पोर या पोरिन चैनल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लास्टिड, बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको पोरिन प्रोटीन्स के चैनल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है? अरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटस, एंटोनी वॉन लुइवेनहॉक या फिर एंटोनी लेबोइजर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। ये क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। एंड एंटोन वॉन लुइवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। किसने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को ह्यूमन बॉडी में? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इन्फेक्टियस डिजीज ट्रांसमिटेड। जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दे आर इनहेरिटेड बाय सीइंग पेशेंट्स ईटिंग एन अनहेल्दी डाइट। तो जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे आपका बात करें इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसे आपका ट्रांसमिट होता है? कॉमन कोल्ड जो आपका वायरस है इन्फ्लुएंजा, उसके ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उसके ड्रॉपलेट्स अगर अदर पर्सन के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टियस डिजीज़। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, इनमें से कौन सी कॉन्जेनाइटल डिजीज है? क्वासिकोर, सिकल सेल एनीमिया, ग्वाइटर या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिकल सेल एनीमिया एक कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है जो कि इनहेरिटेबल है। ठीक है, ये कैसी है? इनहेरिटेबल डिजीज़ है और इस हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन रिप्लेस कर देती है। ग्लूटामिक एमिनो एसिड्स को, ठीक है, वैलिन रिप्लेस कर देती है, रिप्लेस बाई वैलिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज द यूजफुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMI? AMI की आपको फुल फॉर्म बताना है। एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, एंटीजन मीडिएट इम्यूनिटी या फिर ऑटोमेटेड इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड मीडिएट इम्यूनिटी। चलिए करेक्ट आंसर बताएंगे। तो AMI का फुल फॉर्म है एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड पर डे ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन कैन बी। पर डे कितनी एंटीबॉडीज़ के नंबर प्रोड्यूस होते हैं अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है? तो 2 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 200 ट्रिलियन या फिर 2000 ट्रिलियन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 ट्रिलियन तक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो, और ये प्रोडक्शन पर डे, ठीक है, पर डे का है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अच्छा लग रहा है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, है ना, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करके, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। जो एंटीबॉडी है उसको हम रिप्रोड्यूस किस फार्मूले से कर सकते हैं? ठीक है, जो एंटीबॉडी है ये रफली वाई शेप्ड की होती है, ठीक है, जिसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स। ठीक है, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं। हैवी चेन, ठीक है, ये हैवी चेन, ये आपकी लाइट चेन है और ये आपकी लाइट चेन है। और जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से जब जाके बाइंड करती है तो एंटीजन एंटीबॉन्डिक साइट भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है लाइट एंड हैवी चेन्स के बीच में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर्स में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। इनमें से कौन सी सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी है? हमने आपको बताया था अगर एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन या लाइफ स्पैन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे सीक्वेंस, सबसे पहले एंटीबॉडी जी, फिर आपकी एंटीबॉडी ए एंड उसके बाद एंटीबॉडी एम और फिर एंटीबॉडी डी और फिर एंटीबॉडी डी। ये सीक्वेंस होता है आपका इसके कंसंट्रेशन या फिर इसका लाइफ स्पैन के बेसिस पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? आपका IgG का। लेकिन अगर आपसे सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर बेस पर पूछे सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी, तो आपकी सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी के लिए आपको याद रखना है MAED एंड G।
ठीक है, माई डीजी के से। तो सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन है? आईजीएम एंड उसके बाद आएगी आपकी आईजीए, फिर आईजीई एंड उसके बाद आईजीडी एंड उसके बाद आईजीई। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो एंटीबॉडी ए है इसे हम सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं, और जो एंटीबॉडी ई है, ठीक है, आईजीई, ये एलर्जिन एंटीबॉडी है। क्लियर? तो ये बेसिक पॉइंट्स है जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉज द आइसलैंड वेयर डार्विन विजिटेड एंड डिस्कवर्ड एडाप्टिव रेडिएशन। जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं एवोल्यूशन फील्ड से रिलेटेड, है ना, जिन्होंने आइसलैंड पर जाकर एडाप्टिव रेडिएशन को डिस्कवर किया, उन्होंने रेडिएशन के बारे में बताया और बताया कि एडाप्टिव रेडिएशन क्या है ना। जो डार्विन फिंचेस हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया था, तो वो किस आइसलैंड पर गए थे, ये आपको बताना है। वो किस आइलैंड पर थे? आर्चीपेलगो, गैलापेगोस, पोर्ट ब्लेयर या फिर लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैलापेगोस पर इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम विजिट किया, है ना। इन्होंने गैलापेगोस आइलैंड को विजिट किया और वहाँ पर इन्होंने कुछ बर्ड्स थी जिनमें उन्होंने एडाप्टिव रेडिएशन को डिस्कवर किया या एब्जॉर्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्सुपियल्स वर टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। जो मार्सुपियल्स हैं ये भी एक एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो मार्सुपियल्स हैं ये कई तरीके के मार्सुपियल्स आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, है ना, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो एडाप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल्स हैं, तो वो कौन से मार्सुपियल्स थे? अमेरिकन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स या फिर इंडियन या फिर अफ्रीकन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं ये एक एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेमार्क वाज अ नेचुरलिस्ट। जो लेमार्क हैं इन्होंने भी इवोल्यूशन की फील्ड में वर्क किया, है ना। आपने लेमार्किज्म की थ्योरी पढ़ी होगी, कई तरीके के उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। तो जो लेमार्क है ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड या फिर लैटिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क वाज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ DNA डबल हेलिक्स इफ द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज 6.6 × 10⁻⁹। अगर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आपके पास 6.6 × 10⁻⁹ है, तो आपको बताना है कि जो डबल हेलिक्स DNA है उसकी लेंथ क्या है। 2.2 मिली बेस पेयर, 2.5 मिली बेस पेयर या फिर 2.2 मीटर या फिर 2.5 मीटर। तो जब हम बेस को कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में आ जाएंगे, तो बेस पेयर तो यहाँ से हट जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारे इनकरेक्ट हो गए, है ना। और आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? 10 बेस पेयर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड DNA हेलिक्स में एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज। बेसिक प्रोटीन्स कौन सी है? हिस्टिडीन, DNA, RNA या फिर हिस्टोन्स प्रोटीन। तो हम सभी जानते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स है ना।
जिसमें आपका आर्जिनिन और लाइसिन आ जाता है। ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड इट्स लिंकेज टू देयर कॉग्नेट ट्रांसफर आरएनए नोन एज। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड की एक्टिवेशन के दौरान जो कि एटीपी की प्रेजेंस में होती है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, चार्जिंग ऑफ एटीपी, एमिनो एसिटाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसिटाइलेशन ऑफ एटीपी। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। जब ट्रांसफर आरएनए का एक्टिवेशन होता है ना एमिनो एसिड से, तो हम उसे क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर्स एंड मैसेंजर आरएनए। क्या होता है जब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है ना, जो कि 50S है ना, ये क्या करती है? मैसेंजर आरएनए से बाइंड करती है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से बाइंड करती है, तब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द स्मॉल एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, ट्रांसलेशन ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ डीएनए, ज्वाइनिंग ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, या फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ डीएनए। अब मैसेंजर आरएनए आया आपका, है ना, तो अब क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो चुकी, आपके पास मैसेंजर आरएनए बन चुका है, तो अब क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, जो कि एक सेंट्रल डोग्मा के मैनर में हो रहा है ना। आपको याद है सेंट्रल डोग्मा, जहाँ पर आपका पहले डीएनए से, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है ना, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के बाद इससे क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रेप्लिकेशन, ये आपका हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या हो गया आपका? ट्रांसलेशन। बस इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा, जिसको क्रिक ने दिया था। ठीक है, और रिवर्स सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? टैमिन एंड बाल्टीमोर ने, ये भी आप याद रखेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? अगर मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनेगा तो हम इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे एंड यूनिक मिले होंगे, है ना, और बहुत सारी क्वेश्चंस की आपको फैक्ट भी पता चले होंगे। सो इस क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, which of the following methodology is used to identify all the genes that are expressed as RNA in human genome project? बहुत important question, very very important। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस मेथोडोलॉजी को यूज़ किया था ड्यूरिंग जीन सीक्वेंसिंग? सीक्वेंस एनोटेशन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, कैरियोटाइपिंग, या फिर एमोनिफिकेशन, या फिर अमोनिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इसको यूज़ किया गया था। क्लियर? तो आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी सभी स्टूडेंट्स से, सभी लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग मॉडल पेपर सेकेंड सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और क्वेश्चन किस लेवल के थे।
अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।